जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम एनसीसी का ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का 2026 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुल 140 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 350 मार्क्स के हैं। और इस तरीके से आपको अपना नाम, रेजिमेंट नंबर और रैंक भरनी है। और साथ में जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड है। वेपन ट्रेनिंग का टॉपिक आपके एग्जाम में 35 मार्क्स का आएगा, जिसके 14 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो .22 डीलक्स राइफल की कारगर रेंज होती है 25 यार्ड यानी कि 25 गज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? .22 डीलक्स राइफल की लंबाई है 43 इंच यानी कि 43 इंच। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वेट ऑफ .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल का वजन कितना होता है? तो .22 डीलक्स राइफल का वजन होता है 6.2 औंस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्रूव्स आर देयर इन बैरल ऑफ ए .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की बैरल में कितने खांचे होते हैं? तो .22 डीलक्स राइफल की बैरल में 6 खांचे होते हैं, 6 ग्रूव्स होते हैं। ऑप्शन डी। व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो इसकी जो मैगजीन क्षमता होती है वो होती है 5 राउंड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। 2700 फीट प्रति सेकंड .22 डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द साइज ऑफ द टारगेट यूज्ड फॉर फायरिंग एट 25 यार्ड। 25 गज से फायरिंग के लिए जो टारगेट होता है उसका आकार क्या होता है? उसका आकार होता है 1/1 फीट का। 1 फीट इंटू 1 फीट स्क्वायर होता है ये एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर फॉर ए .22 राइफल। .22 राइफल के लिए नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? तो .22 राइफल के लिए जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है वो होता है 5 राउंड प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द रैपिड रेट ऑफ फायर फॉर ए .22 राइफल। .22 राइफल की तीव्र फायर दर कितनी होती है? तो इसकी तीव्र फायर दर होती है 10 से 15 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 से 15 राउंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीआई का पूरा नाम क्या है? तो एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन वेपन ट्रेनिंग HAT स्टैंड्स फॉर। शस्त्र प्रशिक्षण में HAT का क्या अर्थ है? तो HAT का अर्थ होता है, H से मतलब होता है होल्डिंग, A से मतलब होता है एमिंग और T से मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन। तो ऑप्शन सी, होल्ड मतलब पकड़ना, एम मतलब एम करना और ट्रिगर ऑपरेशन मतलब ट्रिगर का संचालन। क्वेश्चन नंबर 12, ए फायरिंग पार्टी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। एक फायरिंग पार्टी को कितने समूहों में बांटा जाता है? तो एक फायरिंग पार्टी को 3 समूहों में बांटा जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द राइफल स्टेबलाइज द वेपन अगेंस्ट द शोल्डर। कंधे पर राइफल को स्थिर करने के लिए कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो कंधे पर राइफल को स्थिर करने के लिए बट का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POA इन वेपन ट्रेनिंग। शस्त्र प्रशिक्षण में POA का पूरा नाम क्या है? तो POA का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ एम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर 3 से, जो कि होता है मिसलेनियस। ये आपके एनसीसी जनरल के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। ये अलग अलग टॉपिक है, आपको सिलेबस में पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है। तो अब एनसीसी जनरल आ गया हमारा, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का होता है, तो 4 इंटू 2.5 जब हम करेंगे तो 10 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी सन 1948 में। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मोटो क्या है? तो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि सभी अपने एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सके। और इसके पीडीएफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड। एनसीसी के हेडक्वार्टर कहां पे है? तो एनसीसी के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी होल्ड्स विच रैंक। एनसीसी के महानिदेशक जो होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो एनसीसी के जो महानिदेशक होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय हमारे डीजी एनसीसी का क्या नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि 20 मार्क्स का है और इससे 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग जो है वो कहां पे लोकेटेड है? जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो जलियांवाला बाग जो है वो है अमृतसर में। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम जनगण मन। जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसके रचयिता कौन है? तो वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय गीत पूछा जाता है जो कि है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछा जाता है जो कि वंदे मातरम है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बिहू इज ए फेमस फेस्टिवल इन विच स्टेट। जो बिहू त्योहार है वो किस स्टेट में मनाया जाता है या किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो है असम का। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर यानी कि 31 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो हमारा लिखा था, मैंने आपको बताया भी है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑन विच डेट इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 14 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है हमारा लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आत्म सुधार का पहला कदम क्या है? आत्म सुधार का जो सबसे पहला कदम है वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हमको ये पता होना चाहिए हमारे अंदर क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं, तभी हम अपना सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी। सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इसी को रेज्यूमे भी बोला जाता है। जब आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना रेज्यूमे प्रोवाइड करते हैं, उसे ही सीवी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि व्हाट इज द की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार की कुंजी क्या है? तो प्रभावी संचार की कुंजी है स्पष्टता। हमारे बोलने का जो तरीका है और जो बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव के प्रबंधन में कौन मदद करता है? तो जो रिलैक्सेशन की टेक्निक होती हैं, ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। विश्राम करने की जो तकनीक होती हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव प्रबंधन में हेल्प करते हैं, जैसे कि गहरी सांसें लेना। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो किस लैटिन शब्द से बना है? तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो पर्सोना एक लैटिन वर्ड है, उससे बना है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक सोच क्या है? तो एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका विश्लेषण करना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, डिसीजन मेकिंग इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस। निर्णय लेना एक कैसी प्रक्रिया है? तो निर्णय लेना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, और निर्णय लेना एक एबिलिटी होती है किसी भी लीडर के लीडर बनने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एम्पैथी क्या होती है। एम्पैथी का क्या मतलब है? हम किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग इज नोन एज द एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट स्टेप इन गोल सेटिंग इज। गोल सेट अगर हमको करना है, लक्ष्य का निर्धारण करना है, तो उसमें पहला कदम क्या होता है?
तो उसमें पहला कदम होता है सेटिंग ए क्लियर विजन, यानी कि स्पष्ट दृष्टि बनाना। सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हम चाहते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है रेजिलियंस मीन्स, लचीलापन जो होता है उसका क्या अर्थ है। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है कि हम हारने के बाद भी दोबारा से उठते हैं, असफलता से उभरना, बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप, इससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है और आपको एज इट इज ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि वे भी ए ग्रेड लेके एग्जाम में पास हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हेल्प, प्रभावी संघर्ष समाधान कैसे मदद करता है। तो प्रभावी संघर्ष समाधान यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे सोल्व करना है। तो उसको सोल्व करना है क्योंकि इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इससे सहयोग और समझ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, सेल्फ एस्टीम कैन बी इंप्रूव्ड बाय, आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। आत्मसम्मान बढ़ाया जा सकता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से और डेवलपमेंट से, सकारात्मक आत्म विकास से आत्मसम्मान को बढ़ाया जा सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, अच्छी बातें करना इज नोन एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छी आदतों में क्या शामिल है। तो अच्छी आदतों में शामिल है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना अच्छी आदतों में शामिल है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 40, व्हाट शेप्ड आवर पर्सनैलिटी इन आवर अर्ली ईयर्स, हमारे अर्ली ईयर्स में हमारी पर्सनैलिटी को किसने आकार दिया, हमारे व्यक्तित्व को किसने आकार दिया। तो स्टार्टिंग में हमारी जो फैमिली होती है और सोशल फैक्टर होते हैं वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको आकार देते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं लीडरशिप से रिलेटेड। लीडरशिप से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चन आएंगे, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप जो है वो एक साथ ही पढ़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल्स आर देयर, नेतृत्व की मुख्य शैलियां जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो नेतृत्व की मुख्य शैलियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाही, एक होती है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और एक होती है लेसिस फेयर। तो ये 3 तरह की हमारी लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच लीडरशिप स्टाइल डज द लीडर मेक ऑल द डिसीजन, ऐसा कौन सा नेतृत्व की शैली होती है जिसमें नेता सभी निर्णय अकेले लेता है। तो उसको हम बोलेंगे तानाशाही, जिसमें वो किसी की नहीं सुनता जो भी लीडर होता है। ये डेमोक्रेटिक लीडर, एक लोकतांत्रिक नेता कौन सा होता है। लोकतांत्रिक जो नेता होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है, यानी कि जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनसे परामर्श करता है। तो वो हमारा लोकतांत्रिक नेता होता है, डेमोक्रेटिक लीडर होता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और ये भारत के पहले नागरिक भी होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, अलर्टनेस इन लीडर मीन्स, एक नेता में सतर्कता का क्या अर्थ है। अगर कोई नेता में सतर्कता है तो इसका मतलब वो अवसरों को पहचान पाता है, अपॉर्चुनिटीज को सीज कर पाता है। ऑप्शन ए। इंटीग्रिटी इज डिफाइंड एज, ये जो इंटीग्रिटी है ये OLQs होती हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर सत्य वर्ड आया तो जो जिसमें भी सत्य होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ट्रूथफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज ड्रिल एम टू इंप्रूव, ड्रिल का एनसीसी में ड्रिल का उद्देश्य क्या सुधारना होता है। तो एनसीसी में ड्रिल का उद्देश्य होता है डिसिप्लिन को सुधारना और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। किन में, कैडेट्स में, अनुशासन और आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 48, 2 टाइप्स ऑफ करेज फॉर ए लीडर आर, एक नेता के लिए साहस के 2 प्रकार हैं। तो साहसी व्यक्ति या तो शरीर से होता है या फिर उसकी नैतिकता से होता है, यानी कि मोरल से होता है। तो फिजिकल एंड मोरल करेज होते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ गया वो आ गया सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का आएगा, और इससे 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारा यहाँ पे है वो है कि रक्तदान के लिए मिनिमम एज क्या होती है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन की जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। क्वेश्चन नंबर 50, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पे 2014 में। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, एनजीओ का पूरा नाम क्या होता है। तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 52,
द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम जो लागू हुआ वो 1961 में लागू हुआ था, 1961। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द गर्ल्स मैरिज इन इंडिया? भारत में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो भारत में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष और बॉयज के लिए होती है 21 वर्ष। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, जो इंद्रधनुष मिशन है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन? ये दो क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब कि रक्तदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो रक्तदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं कि पोक्सो जो एक्ट है वो किस साल लागू हुआ था? पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो पोक्सो अधिनियम जो लागू हुआ था वो सन 2012 में लागू हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो पोक्सो एक्ट है वो किससे संबंधित है। इसका जो भी करेक्ट आंसर बताएगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नरेगा का। तो नरेगा वाज रीनेम्ड एमजी नरेगा एज, नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया? तो मनरेगा ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम या एक्ट, ठीक है, इसमें वो रोजगार जो दिया जाता है उसके बारे में ये होता है। और इसका नरेगा का नाम जो मनरेगा रखा गया वो रखा गया 2009 में। और यहां पे एमजी से मतलब है महात्मा गांधी। फुल फॉर्म ऑफ एचआरडी, एचआरडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एचआरडी का पूरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। ऑप्शन डी हमारा यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 62, डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत देर से वेट कर रहे होंगे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी। तो पीडीएफ डाउनलोड करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के पहले कमेंट में दे दिया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, जाएं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना और आप चाहते हैं कि जो आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, तो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की मैंने एक पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन हमारा है 62। क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 62 ये कहता है कि डिजिटल इंडिया जो है वो कब शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया जो शुरू किया गया वो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया, ऑप्शन डी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज फर्स्ट लॉन्च इन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले कहां शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी सबसे पहले हरियाणा में, ऑप्शन ए। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार नंबर? आप सभी का आधार नंबर होगा, ठीक है, तो आप अपने आधार कार्ड को निकालिए और देखिए कि आधार नंबर के अंदर कितनी डिजिट होती है। तो आधार नंबर में टोटल 12 डिजिट होती है, ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा और इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन है हेल्थ एंड हाइजीन से, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप आर नेसेसरी फॉर ए हेल्दी लाइफ? स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितनी नींद की आवश्यकता होती है? तो स्वस्थ जीवन के लिए 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन डी। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? जॉन्डिस यानी जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया में लीवर यानी कि यकृत जो है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी? आप सभी को पता होगा विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी से।
क्वेश्चन नंबर 69, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड आई साइट? अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए जो है वो आवश्यक होता है। विटामिन सी हमें किससे मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? फुल फॉर्म ऑफ WHO क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 71, विच केमिकल इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर? पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ऑप्शन सी, और इस प्रक्रिया को क्लोरीनेशन बोला जाता है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन होता है वो होता है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन डी। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय? डेंगू जो बुखार होता है वो किससे होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है वो मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका पहले आप आंसर बताएं, और मैं यकीन से कह सकता हूं आप बहुत सारे जो इसका आंसर है वो गलत बताएंगे। तो अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी का तो वो स्किन है, ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डिजास्टर? इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के कारण होती है वो है यहां पे भूकंप। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन? आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था सन 2005 में, यानी कि 2005। क्वेश्चन नंबर 77, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनडीआरएफ का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन सी। अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन? भूकंप की तीव्रता किस से मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया है? क्वेश्चन नंबर 79, प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है टू रिड्यूस इंपैक्ट एंड सेव लाइव्स, प्रभाव को कम करना और जान बचाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड एज? औद्योगिक दुर्घटनाएं किस प्रकार की आपदाएं हैं? तो औद्योगिक दुर्घटनाएं जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी, मानव निर्मित आपदा होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण या बाधा ट्रेनिंग आप कह सकते हैं। 5 मार्क्स का इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण में जो बाधाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो बाधाएं जो होती हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक नेचुरल होती है, एक मैनमेड होती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितनी बाधाएं होती हैं सामान्यतः, तो इसका आंसर 10 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाई वॉल इन ऑब्स्टेकल कोर्स? ऑब्स्टेकल कोर्स में जो हाई वॉल होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऑब्स्टेकल कोर्स में हाई वॉल की ऊंचाई होती है 6 फीट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडवेंचर। एडवेंचर से रिलेटेड आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन विच सिटी इज पैरा जंपिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन इंडिया? भारत में पैरा जंपिंग की जो सुविधा है वो किस शहर में है? तो भारत में पैरा जंपिंग की सुविधा है आगरा के अंदर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI इज लोकेटेड इन? हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है? तो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान है दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है। दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? विच एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड एन एडवेंचर एक्टिविटी इन एनसीसी? एनसीसी में कौन सी साहसिक गतिविधि नहीं है पूछा गया। ट्रैकिंग एनसीसी में होती है, पैरासेलिंग भी होती है, रॉक क्लाइंबिंग भी होती है, बंजी जंपिंग नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 86, और 86 मुश्किल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। व्हाट इज द फ्राइज टेक्निक यूज्ड फॉर? फ्राइज तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्राइज टेक्निक एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने की एक तकनीक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब है। इन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन हाउ मेनी किलोमीटर डू कैडेट्स कवर दिल्ली?
मोटरसाइकिल अभियान में प्रतिदिन कितनी दूरी तय की जाती है? तो मोटरसाइकिल अभियान में प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। 500 से 600 किलोमीटर तो ज़्यादा हो जाएगी, 50 और 10-20 किलोमीटर तो बहुत ही कम हो जाएगी। तो 100 से 200 किलोमीटर, 100 to 200 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग? साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? करवाया ही क्यों जाता है ये करवाया जाता है डेवलपिंग लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस, नेतृत्व और आत्मविकास को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89। इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है? इन ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो नेपाल यहां पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। हाउ मेनी रोप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए पैरासेलिंग? पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की आवश्यकता होती है? तो पैरासेलिंग में कुल 2 रस्सियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से। रिसेंटली ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। इससे रिलेटेड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश की है? तो वो है बांग्लादेश की। ऑप्शन डी। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर ऑन द कोस्ट लाइन? भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? तो भारत के कुल मिलाकर 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट पर स्थित हैं। नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है वो किस राज्य के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात राज्य के साथ है। ऑप्शन डी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को आपको कम से कम 3-4 बार देखना है ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए और जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को टिक कर पाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड करें। पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको भी पढ़ें और चाहे तो आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उस पीडीएफ को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। एलओसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलओसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे वे कॉमन सब्जेक्ट के थे। कॉमन सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि चाहे आप नेवी विंग से हैं, चाहे आप आर्मी विंग से हैं, चाहे आप एयर विंग से हैं, सभी के लिए जो क्वेश्चन थे ये कॉमन है, सेम है। अब जो आगे स्टार्ट हो रहा है ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये स्पेशल और स्पेशल आर्मी विंग के लिए है। तो क्योंकि दूसरी विंग के कैडेट भी होंगे तो मैं ये जो हमारा पेपर 4 है जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है इनको किसी एक अलग वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको पता लग जाए। अभी ये जो 96 क्वेश्चन हमने किए हैं ये कॉमन है, चाहे आप किसी भी विंग से हैं सभी के लिए यही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।